वो डायरेक्टर जिसने अपनी पूरी फिल्मोग्राफी में सबसे ज़्यादा कॉमिक बुक मूवीज़ डायरेक्ट की और वैसी डायरेक्ट की जैसी वो कॉमिक्स में हैं, और जिसके काम की तारीफ हर बड़े डायरेक्टर ने और क्रिस्टोफर नोलन तक ने की। उस बंदे के काम से खुद डीसी स्टूडियो को और आईएमडीबी को एक अलग ही तरह का मसला है। मैं बात कर रहा हूँ जैक स्नाइडर की। ऐसा डायरेक्टर जो बहुत से डायरेक्टर्स के लिए ब्लूप्रिंट है और खुद उसकी कॉपी करके मार्वल स्टूडियोज ने सक्सेस अचीव की। उस बंदे की मूवी को आईएमडीबी पर ये रेटिंग मिली और बैटमैन वी सुपरमैन को रोटन टोमेटोज और आईएमडीबी पर ये रेटिंग मिली। क्या ये मूवी ये रेटिंग डिजर्व करती थी? जिसने भी इसका अल्टीमेट एडिशन देखा है वो ये जानता है कि बैटमैन वी सुपरमैन एक मास्टरपीस थी, लेकिन खुद स्टूडियो ने इसमें से आधे घंटे की फुटेज काट ली जो कि आगे जाके जस्टिस लीग से कनेक्ट करती। और जब मूवी फ्लॉप हुई तो इसका सारा इल्ज़ाम बेवकूफ़ फैंस ने स्नाइडर पर लगा दिया कि वो एक बैड डायरेक्टर है। ये बात उन्होंने तब भी कही थी जब उसे मैन ऑफ स्टील मिली। अगर वो बैड डायरेक्टर होता तो नोलन जैसा बंदा डीसी को ये सजेस्ट नहीं करता कि मैन ऑफ स्टील को स्नाइडर डायरेक्ट करे। लेकिन उस वक्त सकर पंच भी आई थी जो कि स्नाइडर के करियर की एक मिस्टेक है, जिसकी वजह से बहुत से फैंस को लगा कि मैन ऑफ स्टील का भी यही हाल होने वाला है, इसलिए वो स्नाइडर के खिलाफ हो गए। लेकिन स्नाइडर ने उन सभी को करारा जवाब दिया अपने डिफरेंट प्रेजेंटेशन स्टाइल से और अपने एपिक एक्शन से, जो कि आज तक किसी भी प्रीवियस सुपरमैन में नहीं हुआ। मैन ऑफ स्टील अपने टाइम से आगे की मूवी थी। अगर वो मूवी 2025 में रिलीज होती तो आज की ऑडियंस उसे हजम कर लेती, लेकिन उस वक्त ऑडियंस ऐसे सुपरमैन के लिए तैयार नहीं थी। मार्वल ने सारी कॉपी स्नाइडर की। जिस वक्त उन्हें पता चला कि स्नाइडर बैटमैन वी सुपरमैन बनाने वाला है तो उसी वक्त उन्होंने सिविल वॉर बना दी, और उससे अगले ही साल उसका प्लान था डार्क साइड को दिखाने का। लेकिन उसकी बेटी की ट्रेजिडी की वजह से उसे वो मूवी छोड़नी पड़ गई और मूवी जोस व्हीडन के पास चली गई, जिसके बाद उसने सारे डार्क साइड के मेन सीन्स काट लिए, यहाँ तक कि फ्लैश का एपिक सीन भी काट लिया। जिसके बाद मार्वल ने मौके का फ़ायदा उठाकर इन्फिनिटी वॉर सामने ला दी, जो कि एक एपिक साबित हुई। मतलब पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी वो स्नाइडर की कॉपी कर रहे थे, और उसी स्नाइडर पर खुद डीसी को ही भरोसा नहीं था। मतलब वो स्टूडियो जिसके लिए स्नाइडर ने 2006 से लगातार काम किया, उन्होंने स्नाइडर की बेटी की डेथ की ये रिस्पेक्ट की कि बजाय इसके कि मूवी को डिले कर देते, उन्होंने मूवी जोस व्हीडन को थमा दी। मतलब ऐसा डायरेक्टर जिसके जैसी कॉमिक बुक सिनेमैटिक मूवीज कोई भी नहीं बना सकता। 300 भी एक कॉमिक बुक मूवी थी और उसका एक एक सीन स्नाइडर ने कॉमिक से लिया। और जो लोग कहते हैं कि स्नाइडर की मूवीज कॉमिक एक्यूरेट नहीं होती, तो ये क्या है? ये ये सब कुछ क्या है? अगर 300 को कोई और डायरेक्टर डायरेक्ट करता तो मेरा नहीं ख्याल कि जैसी कल्ट 300 अब बनी हुई है इतनी मशहूर वो होती, क्योंकि उसके बाद भी 300 के पार्ट्स आए मगर कुछ खासा काम नहीं कर पाए। स्नाइडर के छोड़ जाने के बाद जस्टिस लीग का जो हाल हुआ, उसी के बाद ही फौरन से डीसी वालों ने डिसाइड कर लिया अपने यूनिवर्स को रिबूट करने का, और स्नाइडर के पूरे प्लान को उन्होंने पानी फेर दिया। लेकिन फैंस की तरफ से और एक्टर्स की तरफ से जो जोर डाला गया, उसके 4 साल बाद जाके हमें स्नाइडर कट देखने को मिली, और वो भी थिएटर पर नहीं बल्कि HBO मैक्स पर। और जब वो मूवी वहां पर चली तो वहां पर उसने स्ट्रीमिंग के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस सक्सेस से स्टूडियो को अंदाजा हो गया कि मूवी की कितनी फैन फॉलोइंग है। उसके बावजूद भी उन्होंने उसका 2 और 3 पार्ट हमें नहीं दिया। अब आते हैं दोबारा एक्यूरेसी पे। जो डार्क कॉमिक्स हैं वो भी डीसी की ही कॉमिक्स है, ये मैं बार बार बता चुका हूँ। डार्क कॉमिक्स में स्नाइडर ने कोई भी अपनी एडिशन नहीं की थी। डार्क कॉमिक्स भी ही डीसी की कॉमिक्स हैं, बस उसने अपना प्रेजेंटेशन स्टाइल दिखाया जो कि सभी डायरेक्टर्स अचीव नहीं कर सकते। उस बंदे ने डीसी के लिए 2006 से लगातार काम किया, उसके बावजूद भी डीसी ने उसे अपना फुल पोटेंशियल दिखाने का मौका नहीं दिया। उसकी जस्टिस लीग 2 और 3 की स्टोरी को सुनकर खुद रूसो ब्रदर्स उसके दीवाने हो गए। So we were. By the way, I love that. You know, I wish it did do that. Yeah. Batman had already fallen in love with Lois and was like, okay, now I'm like, It's brilliant. I want to see that. Yeah, I love that. Yeah. One day. और उस पूरी स्टोरी को अप्रिशिएट किया। लेकिन डीसी वालों को ये स्टोरी हजम नहीं हुई। उनके लिए एक डार्क स्टोरी थी, क्योंकि उनकी ऑब्सेशन मार्वल के साथ थी। उन्हें अपने यूनिवर्स बिल्ड करने से ज़्यादा पैसे चाहिए थे, और इस लालच में आकर उन्होंने अपनी डार्क और ग्रिटी मूवी सुसाइड स्क्वाड जैसी मूवी डेडपूल की सक्सेस की वजह से कॉमेडी में तब्दील कर दी। उस मूवी ने कमा तो लिया, लेकिन एयर कट जो था उसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जो जस्टिस लीग के साथ कनेक्ट करते, और उसमें हमें बैटमैन भी कुछ और देखने को मिलता। और जो स्नाइडर का अपनी जस्टिस लीग को लेकर प्लान था, वो उसमें ग्रीन लैंटर्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था। लेकिन स्टूडियो वाले लैंटर्न्स की बजाय मार्शियन मैन हंटर को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे। और स्नाइडर की जस्टिस लीग के पार्ट 2 में, जो कि जस्टिस लीग की मदद करता एंटी लाइफ इक्वेशन को सोल्व करने में, वो रिडलर होने वाला था। आज तक रिडलर का ऐसा यूज कॉमिक्स में भी नहीं हुआ। ये स्नाइडर का प्लान था, जिसके बाद रिडलर भी एक एंटी हीरो बन जाता। और दूसरा, इसी में हमें थॉमस वेन का बैटमैन देखने को मिलता, जेफरी डीन मॉर्गन का, जो कि फ्लैश पॉइंट की स्टोरी होती। मगर अफसोस इतना सब कुछ हमने मिस कर दिया स्टूडियो की बेवकूफ़ी की वजह से। स्नाइडर जैसा विजनरी डायरेक्टर सदियों में पैदा होता है। आज अगर हेनरी का सुपरमैन फेमस है तो उसका सारा क्रेडिट स्नाइडर को जाता है। क्या लगता है कि अगर जस्टिस लीग का 2 और 3 पार्ट हमें मिलता
तो जो सक्सेस मार्वल के पास है वो डीसी के पास होती? कमेंट करके बताओ।